हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं अर्पण सिंह। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर 2 तक ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें बार बार करनी पड़ती है। ज़्यादातर देखें इकोनॉमिक्स के बच्चे जो आर्ट साइड से पढ़ते हैं या जो कॉमर्स के हैं वो इकोनॉमिक्स को बड़े हल्के में लेते हैं। कॉमर्स के बच्चे तो सोचते हैं इकोनॉमिक्स में यूँ ही निकल जाएंगे और आर्ट साइड के बच्चे इकोनॉमिक्स को कुछ ज़्यादा ही टफ बना लेते हैं। समस्या यहाँ पे है कि हमें उस प्रॉब्लम को एक्चुअल एड्रेस करना है कि सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है। पहली तो दिक्कत यही है कि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते, क्योंकि आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो एफर्ट लगाना ही पड़ता है। आप प्रयास अच्छा करते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप ये कोशिश करिए कि जो मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, उसे आप बार बार याद करते जाइए। जैसे कि हम 9 टर्म लिख रहे हैं और इस 9 टर्म का इस्तेमाल कहाँ करना है। अभी तक हम आपको मेन पढ़ाया था और वैसे लिखते जा रहा हूँ। सेम आप समझिए। मैंने अभी आपको पढ़ाया NIT, जिसे का फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था कि इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी निकालना पड़ता था। ये आपको बार बार पढ़ना है और आपके साथ ही हम आपको याद कराते चलेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। थोड़ा आप बड़े हो गए, शायद मैच्योर हो गए, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि देखो, कर लगाना सरकार का काम है। कर नहीं लगाएगा तो किसी तरीके से देश की विकास की व्यवस्था में सब अवरोधित होगा। जैसे एक मास्टर अपनी फीस लेके अपने आप को हेल्थ ठीक रखता है, पढ़ाने के लगता है और किताबें खरीदता है आपको और पढ़ाने के लिए। जो आदमी, जिस सरकार का काम है इस देश को समान बनाना, इस देश में इक्वलिटी लाना, आय में इक्वलिटी हो और कोई भी व्यक्ति निचले स्तर पर भी वो सबसे अच्छे से अच्छे जीवन को जी सके, वो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, जो जन कल्याण होता है। ये नहीं क्योंकि आपको चले एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है वो सिर्फ अपने को ही सोचता है, लेकिन सरकार को, पूरी जनता को एक साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन सरकार, इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स तो लगाती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह जरूर होती है कि सरकार को लगता है कि कोई पब्लिक के लिए कर रहा है, प्राइवेट संस्थान ही कर रहा है, तो उसको कुछ छूट देती है, कर में छूट दे देती है। जैसे कि आप LPG जब लेते थे तो LPG प्रोवाइड करने के लिए शुरू में सरकार क्या करती थी, आपको सब्सिडी देती थी। गाड़ी के पेट्रोल या डीजल पे आपको सब्सिडी देती थी। तो वो सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स में से उसका बर्डन घट गया। जैसे मान लो कि अगर 500 करोड़ टोटल इनकम हुई सरकार की इनडायरेक्ट टैक्स से, तो क्या करता है फिर वो सब्सिडी जो दिया हुआ होता है उसे घटाना पड़ता है। मान लो उसने 100 रुपये सब्सिडी भी किसी को दे दिया तो सरकार के पास कुल कितने रुपए गए? 400 करोड़ गए। मतलब 500 करोड़ सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स से पाया और सब्सिडी उसने दे दिया दूसरे को इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए, तो वो कुल 400 करोड़ रुपए उसके पास है। इसका मतलब कि जो कुछ, जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ इनकम आया, ठीक है ना, चाहे आपसे फीस ले या चाहे जो ले, लेकिन आपके ऊपर ही जब हम उसे खर्च कर देते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है इस बच्चे को ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस कर देते हैं, तो वो हमारे प्रॉफिट में या हमारे वो जो फीस वैल्यू आती है उसमें जुड़ता नहीं है। तो अब हमें ये बताना था पहले आपको कि हमारा पहला टर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हम आपको इसे बारी बारी से पढ़ाते जाएंगे और आप इसको समझने की कोशिश करना। दूसरा हमारे पास शब्द अब जो है वो शब्द है NF डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन पहला टर्म आपके पास था ये, दूसरा था डिप्रेसिएशन। समय के साथ साथ वैल्यू डिप्रिसिएट होती है, वैल्यू कम हो जाती है किसी भी चीज़ की, जैसे जैसे कोई टेक्नोलॉजी। आप याद रखिए कि जब आपके पास फ़ोन, पुराने फ़ोन हुआ करते थे, सिर्फ हम बात क्या करते थे, 2G फ़ोन हुआ करते थे, तो वो फ़ोन भी बड़े महंगे आते थे। आप किसी अपने बड़े बुजुर्ग से आप ये बात पूछ सकते हो। चलो आते हैं, आपके सामने ही 3G आया, आप 3G फ़ोन यूज किए, इसके बाद 4G आया और 5G आया। क्या अब आप 4G फ़ोन प्रेफर करते हो या 5G फ़ोन प्रेफर करते हो? आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हो कि आप 4G क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हो, 5G की तरफ क्यों? क्योंकि हर आदमी एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहता है और एडवांस टीचिंग, जैसे आप आते हो हमसे कुछ नई उम्मीद लेके, हम भी आपसे वैसे ही बात कर रहे हैं, हम भी आपको एडवांस स्टूडेंट समझते हैं।
ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी वैल्यू या टेक्नोलॉजी की वैल्यू या वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लर्निंग आप पुराने तरीके से बार बार नहीं चला सकते, उसको धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो फिर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब आप 4G फोन यूज कर रहे थे, अब आपको 5G की जरूरत क्यों है? आप गेम खेलने लगे तो आपको गेमिंग फोन की जरूरत क्यों है? क्या पहले PUBG था, फ्री फायर था? आज के 4 साल या 5 साल पहले शायद नहीं था, क्योंकि हम तो खेलते नहीं बहुत ज्यादा, तो हमें मालूम नहीं। लेकिन अब आप गेम देखते हो तो ये फीचर भी देखते हो कि क्या इससे हम लाइव कर सकते हैं। आप धीरे धीरे इसका कैमरे का इस्तेमाल हुआ तो आपने कैमरे में पिक्सल्स खोजने लगे। इसका मतलब आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हो तो आपका वैल्यू डिप्रिसिएट होता है उन पुरानी चीजों में, या चीजें पुरानी हो जाती हैं। जैसे मैंने एक ट्रैक्टर खरीद के लाया, उस ट्रैक्टर को मैं धीरे धीरे चलाता जाता हूँ, वियर एंड टियर जब से हम दूसरे के हाथ में दोबारा बेचते हैं या सेकेंड हैंड सामान हो जाता है वो, तो फिर उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ गिरी होती है। यहाँ हो गया डिप्रिसिएशन। हमारे पास जो दूसरा टर्म था वो डिप्रिसिएशन था। फिर से मैं तीसरे टर्म की बात करूंगा, वो है हमारा NFIA। मैंने ये पढ़ाया था आपको NFIA। इसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मेरे प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से देखना, इसका फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड सबको पता होता है, एब्रॉड मतलब देश, दूसरे कंट्री की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट जरूर निकल के आता है। तो फैक्टर इनकम आपको बताया गया कि फैक्टर इनकम, हम रेंडरिंग सर्विस के बाद हमारे पास जो कुछ इनकम आया वो फैक्टर इनकम होता है, क्योंकि वहाँ पे हम फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम एब्रॉड से लिखा गया है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका था, नहीं क्लियर है आप जाके वीडियो देख लेना, या फिर से मैं अगेन और अगेन वीडियो बनाता जाऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरा दायित्व है कि जब मैं इकोनॉमिक्स के इस पड़ाव को लेकर आपके सामने लाया हूं, इसे आसान बनाऊंगा और बहुत आसान बनाने की कोशिश करूंगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी से अब नेट फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो हम अर्न, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। दो टर्म आपके पास निकल के आते हैं। फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, नेट फैक्टर इनकम, बेटा आराम से लिखना, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। देख माइनस लगा है, मीन्स माइनस मीन्स डिफरेंस। अब आप डिफिनेशन बनाते हुए ना बड़ा पैनिक होते हो, बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे लिए मतलब हम सबके लिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हम चाहेंगे आप नंबर लाओ। आप पढ़ रहे हो तो आप चाहते हो कि मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब ये डिफरेंस है, जहां पे माइनस वर्ड आए, आपकी इंग्लिश कमजोर भी है ना, आपने इंग्लिश मीडियम ले ली है तो आप और हार्ड वर्क करो। देखो मैं क्यों ये बात समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की तरफ गया था और कई साल में इंग्लिश में पढ़ाता रहा, तो शायद मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, लेकिन हिंदी को पीछे छोड़ गया। हिंदी मीडियम के हिंदी भाषी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, आप हिंदी भी ढंग से पढ़िए बेटा। आप हिंदी में देखते हो आप हिंदी गलत लिखने लगते हो, गलत बात है, समझ रहे हो ना आप इसे। फिर आप मैं ये बताना चाह रहे हैं, जहाँ पे माइनस है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं, हिंदी में अंतर बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखा है कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड। तो अब जब हम डिफिनेशन बनाते हैं ना इसका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से, तो इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम, डिफरेंस बिटवीन। अब जब यहाँ पे लिखते हैं ना वर्ड, तो डिफरेंस बिटवीन ये फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम एंड फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, ये टर्म याद हो गया। तो हमारे पास 3 टर्म है, मैंने इसको एक साथ कर लिया। NIT मिटा रहे हैं, ठीक बच्चे, एक NIT, एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डिप्रेसिएशन। अब हमारे पास जब सवाल क्वेश्चन करने जाते हैं, अब हमारे पास दूसरी चीज है, यहां से फिर से लिख रहा है टेबल 1, यहां पे है ग्रॉस, दूसरा है नेशनल और तीसरा है मार्केट प्राइस। ये मैंने सारे टर्म वो लिए हैं जो बड़े वैल्यू रखते हैं।
मार्केट प्राइस, मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐड होता है। ग्रास में आप देखना ये हमने सारे वैल्यू लिए हैं, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होता है। अगेन हम आपको फिर से बताना चाह रहे हैं, ग्रास के बाद आपके पास यहाँ नेट है, नेशनल के बाद आपका डोमेस्टिक है, और मार्केट प्राइस के बाद आपका फैक्टर कॉस्ट है। मेरे बच्चों ध्यान से देखो फिर से, यहां पे आपके पास फिर मैंने ये टर्म लिखा 1, 2 और 3, इसमें कुछ ना कुछ इससे ऐड हुआ है तो ये आया है। जैसे ग्रास आया है नेट में कुछ ऐड करके, ये आपको सोचना है। आप कॉपी लीजिएगा, आप उस पर लिखिएगा इत्मीनान से। फिर से मैं कह रहा हूँ बच्चे, आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब हम कोई चीज़ पढ़े तो उसको कहीं ना कहीं हम उसे पीछे छोड़ दें। कभी कभी आपको अच्छा टीचर नहीं मिलता, कभी कभी आप उसको बताने वाला नहीं मिलता, या कोई डेडिकेशन इतना अच्छा टीचर्स में नहीं होता, वो सिर्फ आपको सिर्फ पैसे की वैल्यू के नाते पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जब हम आपको कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप उतना भी एफर्ट डालते जाएंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। मेरा ये वादा रहा आपसे, मैं आपको बहुत ऊपर ले जाने के लिए लाया हूँ। बहुत कोशिश करूंगा, पुनः कोशिश करूंगा और बार बार कोशिश करूंगा, आपको नीचे तो नहीं रहने दूंगा। ये मेरी जिद है और जिद रहेगी हमेशा। जिद बनाया है मैंने इसे तो आपके लिए ही बनाया है, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं मेरे बच्चे, ग्रास में बनाने के लिए नेट में आपने क्या ऐड किया, यहां से NIT, सॉरी ग्रास में क्या ऐड किया, डिप्रेसिएशन। ठीक है, ग्रास में नेट में जब हमने डिप्रेसिएशन किया तो ये पूरी वैल्यू मिलके आपका आ गया ग्रास वैल्यू। ठीक बच्चे, जब नेट में हमने डिप्रेसिएशन जोड़ा तो वो वैल्यू क्या आ गया, ग्रास वैल्यू। अभी नेशनल के डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में हमने जोड़ा NFIA, तो आपके पास आ गया नेशनल वैल्यू। डोमेस्टिक में जब मैंने NFIA जोड़ा तो आप में आ गया नेशनल वैल्यू। फैक्टर कॉस्ट में जब हमने NIT जोड़ा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपके पास आ गया मार्केट प्राइस। फिर से मैं कह रहा हूं कि इन तीन वैल्यू में कुछ ना कुछ ऐड किया है जिसका नाम है GNM, ग्रॉस नेशनल और मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको लिखने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, डिफिनीशन नहीं है। G से हो गया ग्रास, G से हुआ ग्रास, N से हुआ नेशनल, N से हुआ नेशनल, अब फिर से बार बार इसे M से हुआ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। अगली बार वो चैप्टर है NDF, देखो इसलिए नहीं बोलता ना बार बार, आप इसी चीज को नेट से नेशनल कर ले जाओगे और नेट मतलब नेट और नेशनल में कंफ्यूज होते हो। तो ये आपको बार बार ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विथ स्पीकिंग। जब आप पता है बच्चे को पांचों इस्तेमाल करना चाहिए, रिटन भी, लिसनिंग भी, और आप सिंग कर ही रहे हो लिखते हुए, ठीक है, और राइटिंग भी लिख रहे हो और मुंह से बोल रहे हो, तो आप लिसन भी कर रहे हो, बोला, सुना, देखा, ठीक है ना, महसूस किया, टचिंग। तो आप जब पांचों इंद्रियों का सही इस्तेमाल करोगे ना, फिफ्थ सेंसेशन जो आपके हैं, तो आप बहुत आगे चले जाओगे। फिर से कह रहा हूं, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई नहीं, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। आप कुछ भी कहीं भी पढ़ रहे हो, बार बार कोशिश करना। टीचर कोई भी पढ़ा रहा है, आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, फिर लेकिन आप कोशिश में कहाँ वीक कर जाते हो, अपनी तरफ से कुछ कोशिश करिए। कुछ हम अपनी तरफ से आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हैं आउट द क्लास में आपके पास आ ही रहा हूँ, आता रहूंगा, बार बार आऊंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और जगाने की कोशिश करूंगा। नहीं, हम इस जो अध्यापन या टीचिंग के कला में आए हुए हैं, आपको मैं बहुत कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपके पास है ग्रास, नेशनल और मार्केट प्राइस, नेट, डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट। जब हमने नेट में डिप्रिसिएशन जोड़ा तो ग्रास आया, डोमेस्टिक में NFIA जोड़ा तो नेशनल आया, फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ा तो मार्केट प्राइस आया। ठीक है, ये 9 चीजें आपको याद होनी चाहिए। आपको याद है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं आपके साथ और आपके साथ मैं बार बार वो चीजें बोलने की कोशिश करूंगा, आप उसी के साथ याद करेंगे। फिर मैं खड़ा हुआ और आप समझिए कि समय लीजिए, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है मेरे पास, ना मैं शॉर्ट वीडियो बना पाता हूं इतना। फिर मैं सुनिए, पहला टर्म है ग्रास, दूसरा है नेशनल और तीसरा है आपका मार्केट प्राइस। 3 ये याद हो गए, ग्रास, नेशनल, मार्केट प्राइस। फिर आपका 3 नेट, फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक।
नेट, डोमेस्टिक या फैक्टर कॉस्ट, नेट, डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट। तीसरा NIT, NFIA और डिप्रेसिएशन। ये 9 टर्म याद हो गए। इसी 9 टर्म का खेल है थर्ड चैप्टर आपका, और इसी थर्ड चैप्टर को जब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो इन चैप्टर्स को बारी बारी से हम करेंगे, कभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एक एक मैथ करेंगे, इसमें जो आपका क्वेश्चन है कैसे हमें एराइज करना है, कैसे हमें सोचना है। एक बात बस इतना ध्यान देना, बहुत छोटा सा बच्चा भी ये बात समझता है कि ग्रास बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना, नेट छोटी वैल्यू है। मेरे बच्चे, ग्रास को अगर हम अभी 5 माने और इसे 3 माने तो क्या 3 और 5 बराबर है? नहीं बराबर है। तो हम इसे 5 के बराबर लाने के लिए क्या ऐड करेंगे बाबू? कुछ नंबर ऐड करेंगे, ये 2। इसका मतलब कुछ ना कुछ छोटे वाले में ऐड हुआ है जो ये बड़ा हो गया है, कुछ ना कुछ छोटे वाले में ऐड हुआ है जो ये बड़ा हो गया है। तो बड़ा वर्ड क्या है यहाँ पे? नेट पे हमने जोड़ा है डिप्रिसिएशन, ठीक है। नेट में हमने क्या जोड़ा है? डिप्रिसिएशन, और फिर वैल्यू आई है ग्रास। फिर से आप समझना 3 और 5 में क्या बड़ा है? तो 5 बड़ा है। इसका मतलब 5 से हमें 3 को 5 बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। इसका मतलब ग्रास लाने के लिए हमें नेट में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ा है, और इसलिए ये वैल्यू आई है। फिर से मैं पुनः बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी इसी चीज को उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब नेट में डिप्रिसिएशन जोड़ा तो ग्रास आया। अब इसी चीज को उलट के कैसे लिखना है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मान लो कि 5 है और ये 3 है, ठीक है। इसका मतलब 5 में 3 ले जाने के लिए हमें बड़ी वाली में से कुछ वैल्यू घटाएंगे तो छोटी आ जाएगी, वो छोटी है 2, ठीक है ना। 5 में कुछ वैल्यू घटाया, इसका मतलब 5 इज ए ग्रेटर वैल्यू, 3 इज ए लेस वैल्यू। इफ वी वांट टू रीच ऑन 3 देन वी डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट अ स्मॉल वैल्यू दैट इज कॉल्ड 2 - 2, ठीक है। देन वी से अच्छा नेट, ये आपकी वैल्यू नेट ग्रास से लाने के लिए बच्चे, ग्रास से लाने के लिए डिप्रिसिएशन घटाएंगे। ग्रास से नेट पे लाने के लिए हमें डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्रास से अगर हमें नेट पे जाना है तो डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। इसी चीज को लोग सर्कुलेट कर देते हैं। कैसे सर्कुलेट बनाते हैं आप देखो और समझ पा रहे हो। अगर वहां पे दिख रहा है आपको तो यहाँ पे लिखा किसी ने ग्रास, यहां पे किसी ने लिखा नेट, हाँ, और यहाँ पे एरो इस तरफ के गया है। इसका मतलब ग्रास से नेट पे, ग्रास बड़ा है कि नेट बड़ा है? हमें जाना किस पे है? छोटे की तरफ जाना है। इसका मतलब बड़े वाले में से कुछ वैल्यू घटाना है, और ये जो वैल्यू घटाना है इसे हम बोलेंगे डिप्रिसिएशन। इसे हम क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन। अब बच्चे, नेट से आपको ग्रास पे जाना है, इसका मतलब छोटे से बड़े पे जाना है, तो आपको कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, और ये जो वैल्यू ऐड करना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम दूसरा वाला टॉपिक शुरू करते हैं। इसके अगेन ग्रास और नेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 3 भाई, तीनों हैं, ग्रास, नेट और डिप्रिसिएशन। ग्रास, नेट और डिप्रिसिएशन, 3 लोग हैं। ग्रास में से डिप्रिसिएशन घटाया नेट, ग्रास में से डिप्रिसिएशन घटाया तो नेट, और नेट में डिप्रिसिएशन जोड़ा तो ग्रास। उलट के चीजें करते रहो बार बार, और बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आप बोलिए और मजा लीजिए इस चीज का। दूसरा क्या है कि नेशनल और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। बाबू देखो, नेशनल और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, फिर से चलते हैं यहाँ पे। नेशनल और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, ये है नेशनल और ये है डोमेस्टिक। फिर से जो बड़ा है उसको ऊपर ही लिखते हैं। ये नेशनल और ये है डोमेस्टिक, ठीक। अब नेशनल है और यहाँ पे डोमेस्टिक है। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए बिल्कुल अब आप बड़े और छोटे कॉन्सेप्ट को साथ में रखेंगे अपने साथ। देखो फिर से, नेशनल बड़ा है कि डोमेस्टिक? नेशनल बड़ा है, इसका मतलब बड़े से छोटे वैल्यू पे जाने के लिए कुछ ना कुछ तो घटाया होगा। वो घटाया क्या है? नीचे की तरफ एरो लाने के लिए, नीचे की तरफ ये जो एरो ला रहे हैं इसको हम बोलेंगे NFIA नेगेटिव, एंड FIA माइनस।
इसका मतलब नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए हमें NFIA घटाया गया है। मेरे बच्चे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, इसका मतलब छोटे से बड़े पे जाना है। इसका मतलब छोटे से बड़े जाने के लिए अपने अंदर कुछ वैल्यू ऐड करोगे और वैल्यू जो ऐड कर रहे हुए वो है प्लस NFIA। ये जो वैल्यू है प्लस NFIA, ठीक है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब ये समझ में आया नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए। ठीक है, नेशनल बड़ा है कि डोमेस्टिक, अब आप इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझोगे। नेशनल बड़ा है कि डोमेस्टिक, डोमेस्टिक दिया है, नेशनल पे जाना है, NFIA ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी कोई कहा नहीं हमें नेशनल दिया है, तो बच्चे डोमेस्टिक में हमें नेशनल में से NFIA घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। चलो, अच्छा हाँ, कुछ लोग कह रहे थे लिख के छोड़ दिया करो, तो लिख के छोड़ रहे हैं अभी आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, आप उससे छोड़िए। अभी हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है, ग्रास हो गया, नेट हो गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। एक चीज और बताओ, आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो कि जो 4 में मास्टर हो, 5 में मास्टर हो, और वो आपको वैसे ही पढ़ाने वाला है जैसे आपको 5 सिखाएगा। पढ़ने के सिवा कुछ नहीं है मेरे लाइफ में, आपको पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ। जितना सीखूंगा उससे ज्यादा सिखाने की और बार कोशिश करूंगा। आपको बहुत ऊपर ले जाना है, शिक्षा मेरा ध्येय है और आपको शिक्षित करना मेरा ध्येय है, और ये मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। आप मेरा साथ दीजिए, आप साथ दे रहे हैं, देखिए मैं कितना ऊपर जाने की और ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। फैक्टर कॉस्ट क्या है बच्चे? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब बेटा फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, एरो लेके जाना है, यहां से इस साइड में हमें नीचे की तरफ ले आना है, इस साइड से वैल्यू ऊपर की तरफ ले जाना है। बेटे मार्केट क्रॉस बड़ा है कि फैक्टर कॉस्ट? जाहिर सी बात है मार्केट प्राइस बड़ा है। ठीक है ना, मार्केट प्राइस बड़ा है। ठीक है ना, मार्केट प्राइस जब बड़ा है, ठीक, क्या मार्केट प्राइस बड़ा है तो हमें क्या घटाना है इसमें से बच्चों? क्या घटाना है कि NIT माइनस करना है, माइनस NIT। इसका मतलब बड़े से छोटे पे जाने के लिए हमें NIT घटाना पड़ेगा। बड़े से छोटे पे जाने के लिए हमें NIT घटाना पड़ेगा, और छोटे से बड़े जाने के लिए हमें NIT जोड़ना पड़ेगा, प्लस NIT। फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT बराबर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस NIT बराबर फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस माइनस NIT बराबर फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT बराबर मार्केट प्राइस। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब मैं एक बार फार्मूला लिख दे रहा हूं, फिर आप उसे समझिएगा बार बार, और साथ में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम टर्म लिखते जा रहे हैं, उसको देखना है आपको। देखिए यहां पे हमने लिखा ग्रास। ग्रास वैल्यू लाने के लिए हमें नेट में डिप्रेसिएशन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, ग्रास से नेट पे आने के लिए। अब किसी बच्चे ने कहा नेट पे जाने के लिए तो हमें ग्रॉस में से डिप्रेसिएशन घटाना पड़ेगा। इतनी बात हो गई। अभी किसी बच्चे ने हमें कितने फार्मूले देख रहे हो ना, भाई कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती आप उसको हाइट मत क्रिएट करिए। और नेट में ग्रॉस में से डिप्रेसिएशन, मार्केट प्राइस MP लिखते हैं। ठीक है ना, मैं बेटा MP ही लिख रहा हूं। MP इक्वल टू, अब फैक्टर कॉस्ट में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, वो क्या ऐड हुआ है? NIT। मार्केट प्राइस में NIT ऐड हुआ है। तो अब कोई बोलेगा फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालना है, तो भाई मार्केट प्राइस से NIT घटा के, प्लीज रटना नहीं, थोड़ा जोर लगाना, आप आगे मेहनत करोगे। ठीक है, मार्केट प्राइस से NIT घटाएंगे, मार्केट प्राइस से NIT घटाएंगे तो फैक्टर कॉस्ट आएगा। पांचवा हमारे पास क्या है कि डोमेस्टिक और नेशनल से नेशनल जाना है आपको। ठीक है ना, नेशनल डोमेस्टिक माइनस नेशनल डोमेस्टिक प्लस NFIA, डोमेस्टिक प्लस NFIA। आपको फिर जाना है डोमेस्टिक
डोमेस्टिक निकालना है और आपके पास नेशनल दिया है, तो आपको NFIA घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। NFIA घटाना पड़ेगा। कितने फार्मूले हैं टोटल? इससे 6 है, ठीक है। चेंजिंग के लिए 6 ही है ना। आप समझो, ग्रास जाना है तो नेट में डिप्रेसिएशन जोड़ना है। किसी बच्चे ने कहा ग्रास से नेट पे आना है भैया, तो ग्रास से डिप्रेसिएशन घटाना है तो नेट आ जाएगा। ग्रास में से अगर डिप्रेसिएशन घटाएंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी। फैक्टर कॉस्ट में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। मार्केट प्राइस से अगर NIT घटाया तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। डोमेस्टिक में अगर NFIA जोड़ा तो नेशनल आ जाएगा, और नेशनल में से अगर NFIA घटाया तो डोमेस्टिक आ जाएगा, ठीक है। अगर डोमेस्टिक में NFIA जोड़ा तो नेशनल आ जाएगा, और नेशनल में से NFIA जोड़ा तो डोमेस्टिक आ जाएगा, ठीक है। अब ये चैप्टर के समराइजेशन दिया, और मैं बार बार से आपको डेफिनीशन और ये याद कराऊंगा। मेरा फिर से लक्ष्य है 100 में 100, उसके नीचे मैं बात किया नहीं कभी, ना मुझे करना पसंद है। आप मेहनत करेंगे तो आते हैं, बहुत बच्चों के आए हैं, मैंने इतनी मेहनत कराई है, वो आया है, मैंने उनके रिजल्ट देखे, तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती 5 के आते हैं और 25 के नहीं आते, ठीक है ना। फिर भी आप मेरे हो तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूंगा, 100 में 100 लाओ। कई बच्चा मुझसे परेशान हो जाता है, बोलता है आप तो इतना प्रेशर डाल देते हो। नहीं बच्चे, प्रेशर कहाँ डाला, बस मैं चाह रहा हूँ आप सब्जेक्ट के साथ मजे लो, आप सब्जेक्ट को जियो, आप सब्जेक्ट को सीखो, आपको बार बार वो थॉट चलता रहे, हाउ इट इज पॉसिबल कि ठीक हो जाता है। बच्चे कैसा हो, आप क्यों सोच रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मेरा बच्चा सबसे अच्छा मैं ही मान के चलता हूँ। मैं अर्पण सिंह आपको इकोनॉमिक्स बार बार पढ़ाऊंगा, और इकोनॉमिक्स के अलावा जितने सब्जेक्ट भी आपके हैं उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। फिर से आपको जो ये पढ़ाया है मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। याद कराने के लिए मैं आया था आपके पास, ठीक है, आया हूं आपके पास, ठीक है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब अब यहाँ पे ये है कि अब जो हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे, वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट है। नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट है, ये चैप्टर 3 है, ठीक है ना। ये चैप्टर 3 है और मैं इसे पढ़ाने जा रहा हूँ संदीप गर्ग की बुक से। अब ये कल हम जब आएंगे आपके सामने तो इस चैप्टर के छोटे छोटे डिफिनीशन आपको याद कराएंगे। वो डिफिनीशन को साथ में याद करना, बहुत बोर नहीं होना। क्या हो गया ना, हम बात करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप बहुत इत्मीनान के साथ सीखो। नमस्ते, मैं अर्पण सिंह पुनः आपसे मिलने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।